गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। लास्ट बीएनएसएस के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस क्लास में कंप्लीट चैप्टर 16 देखेंगे। देखो 15 में हमने पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा कि यस ये अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? परिवादी। देखो एक होता है परिवादी और एक होता है शिकायतकर्ता, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। परिवादी ही क्या होता है? शिकायतकर्ता होता है, जिसने इंफॉर्मेशन दी है कि ये अपराध हुआ है या होने वाला है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब किसी पर्सन के द्वारा दी जाती है तो वो परिवादी होता है, और जो इंफॉर्मेशन उसने दी है मैजिस्ट्रेट को, देन वो क्या हो जाता है? परिवाद हो जाता है। जब आप अपराध की इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हो देन वो एफआईआर होती है, और जब आप इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को देते हो तो वो परिवाद बोला जाता है, और करने वाला परिवादी होता है। अब देखो ये जो चैप्टर 16 है ये हमें बताता है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। अब हम क्या कर रहे हैं? मैजिस्ट्रेट को परिवाद कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट के पास हम अपराधों की इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे परिवाद हो रहा है। 223 से लेकर 226 तक हम इन सेक्शंस को पढ़ते हैं। टोटल 4 ही सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेंस का क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सेक्शन नंबर 223 हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। देखो जब किसी व्यक्ति ने मैजिस्ट्रेट को परिवाद किया, अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस परिवादी की एग्जामिनेशन करेगा, मतलब उसकी परीक्षा करेगा, उससे सुनेगा कि एक्चुअल में किस तरीके का अपराध हुआ है, किस तरीके की घटना हुई है। कि जब भी परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय क्षेत्राधिकार रखने वाला एक मैजिस्ट्रेट, परिवादी और उपस्थित गवाहों की जब भी कोई है शपथ पर जांच करेगा। यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि जब भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा तो जिसने परिवाद किया है उस परिवादी की, या जो भी हमारे पास विटनेस है उन सब की हम ओथ पर, शपथ पर परीक्षा करेंगे, और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में बताएंगे। परीक्षा का जो सारांश है, कंक्लूजन हमारे पास आया है, उसे रिटर्न में बताएंगे, और परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और मैजिस्ट्रेट द्वारा वो परिवाद को हस्ताक्षरित साइन किया जाएगा। तो इस सब सेक्शन में 3 चीजें समझो कि जब भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई परिवादी गया तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करेगा। दूसरी बात इसमें ये समझने की है कि जब भी एग्जामिनेशन की जो भी हमारे पास कंक्लूजन आया मैजिस्ट्रेट उसको नोट डाउन करेगा, और जो भी मैजिस्ट्रेट ने नोट डाउन किया उस पे खुद भी सिग्नेचर करेगा, उस पे परिवादी भी सिग्नेचर करेगा, और तो और उस पे विटनेस भी सिग्नेचर करेगा। क्या कहा? तीनों जने ही उस पे सिग्नेचर करेंगे कि अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन while taking cognizance of an offense on complaint shall examine upon oath। किस पर एग्जामिनेशन करेगा? ओथ पर करेगा। the complainant and the witness present, if any and substance of such examination shall be reduced to writing, सारांश लिखा जाएगा, एंड शैल बी साइंड, सिग्नेचर किए जाएंगे किसके द्वारा? कंप्लेनेंट के द्वारा, विटनेस के द्वारा और मैजिस्ट्रेट के द्वारा। इन तीनों के द्वारा क्या किया जाएगा? सिग्नेचर किया जाएगा। तो ये हमें बताता है सबसेक्शन 1। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड कहता है कि किसी ऑफेंस का कोई भी कॉग्निजेंस, अंडरलाइन करो, एक्यूज्ड को सुनवाई का अवसर दिए बिना मैजिस्ट्रेट द्वारा नहीं लिया जाएगा। कि जब भी मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है, संज्ञान ले रहा है, तो पहले मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को सुनने का मौका देगा, मतलब पहले एक्यूज्ड को सुनेगा उसके बाद ही क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा। देन सेकंड प्रोवाइडेड, जब शिकायत रिटर्न में की गई है
तो मैजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड प्रोवाइडेड समझो कि इन्होंने कहा कि जब भी कोई कंप्लेनेंट रिटन में लिख कर दिया जाता है उस टाइम पे ना तो विटनेस की ना ही कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। लेकिन ये कंप्लेनेंट कौन होंगे जो हमें इनकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है? अगर ये कंप्लेनेंट किसी कोर्ट के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, देन हमें इनकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। कि जब भी शिकायत रिटन में की गई है तो मैजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और विटनेस की जांच करने की जरूरत नहीं होती। कब नहीं होती? जब यदि किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या कोर्ट ने निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का इरादा रखते हुए शिकायत की है कि ये शिकायत, ये परिवाद किसने किया है, या तो कोर्ट ने किया है या फिर एक पब्लिक सर्वेंट ने किया है, देन हमें इनकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड कहते हैं कि यदि मैजिस्ट्रेट धारा 212 के तहत मामले को जांच या सुनवाई के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हवाले करता है, 212 हमने पढ़ा था कि जब बड़े वाला कोर्ट कॉग्निजेंस लेके जांच और विचारण के लिए उसे छोटे मैजिस्ट्रेट के पास भेजता है, छोटे कोर्ट के पास भेजता है, उस टाइम पे अगर मैटर हमने किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को हवाले किया है तब हमें उन विटनेस की या उस परिवादी की एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट प्रोवाइडेड कहते हैं कि यदि मैजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के बाद, इस प्रोवाइडेड में हमें कहा कि जब मैजिस्ट्रेट खुद ही परिवादी और साक्षियों की परीक्षा कर रहा है उसके बाद अगर मैटर को हवाले करता है, मैटर को मेक ओवर करता है तो किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को सौंप देता है, तो बाद वाला मैजिस्ट्रेट उनकी दोबारा परीक्षा या जांच करने की जरूरत नहीं है। कि जब मैजिस्ट्रेट ने अगर कॉग्निजेंस लेके डायरेक्ट मैटर भेज दिया तब तो बाद वाला क्या कर सकता है, उनकी एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन अगर पहले वाले मैजिस्ट्रेट ने उनकी एग्जामिनेशन, उनकी जांच करके उसके बाद मैटर को भेजा है तो बाद वाले के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो उनकी फिर से एग्जामिनेशन करें। तो ये हमें टोटल बताता है मैजिस्ट्रेट को परिवाद करना। और सबसेक्शन 2 कहते हैं कि जब एक मैजिस्ट्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कथित अपराध की शिकायत पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो कोर्ट उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, संज्ञान नहीं लेगा जब तक ऐसे पब्लिक सर्वेंट की उपस्थिति के बारे में दावा करने का अवसर नहीं दिया जाता, या जिसके कारण वह हुई है घटना, या फिर किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों का एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। कि जब हमें किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट परिवाद प्राप्त हुआ है तो मैजिस्ट्रेट उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक उस पब्लिक सर्वेंट को सुनवाई का मौका नहीं दे दिया जाता, या उस पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर, उस पब्लिक सर्वेंट से ऊपर का जो सुपीरियर ऑफिसर है उसकी हमें रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। किसके अगेंस्ट नहीं लेगा? उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं लेगा। फिर इसके बाद हमें बताता है सेक्शन 224 कहता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टॉक कॉग्निजेंस ऑफ केस। कि जब मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सक्षम ही नहीं है, कि जब मैटर किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास आता है जो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यदि परिवाद ऐसे मैजिस्ट्रेट को किया जाता है जो अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, देन वो क्या करेगा, यदि शिकायत या परिवाद रिटन में है, ध्यान से सुनना, कि यदि वो
परिवाद रिटन में किया जाता है, लिखित रूप में मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, तो वो मैजिस्ट्रेट अपने इंटेंशन का एक समर्थन उस उचित कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देगा कि जब परिवाद ऐसे मैजिस्ट्रेट को रिटन में मिला है जो कॉग्निजेंस करने लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो खुद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस परिवाद को दूसरे उचित न्यायालय के पास प्रस्तुत कर देगा या वापस कर देगा। और यदि वो परिवाद रिटन में नहीं है तो जिसने इंफॉर्मेशन दी है, जिसने परिवाद किया है, उसे बताएंगे कि तू प्रॉपर कोर्ट में या उचित न्यायालय के समक्ष ये परिवाद प्रस्तुत कर दे कि यदि शिकायत लिखित रूप में नहीं है तो शिकायतकर्ता को उचित कोर्ट में जाने का डायरेक्शन दे देगा। तो सिंपल सी बात, जब परिवाद किसी ऐसे कोर्ट के पास किया जाता है जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो अगर रिटन में है तो हमें उसे उचित कोर्ट के पास जाने को प्रस्तुत करने को बोलेंगे, और अगर वो रिटन में अगर रिटन में है तो उस कोर्ट के पास भेज देंगे, और रिटन में नहीं है तो हम उसे डायरेक्शन देंगे, उसे बताएंगे कि तू इस उचित कोर्ट के पास या प्रॉपर कोर्ट के पास चला जा। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो 223 और 224 दोनों को मिला के अच्छा छोटा मेंस का क्वेश्चन बनता है। 225 भी अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो 225 और 226 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अभी ड्रॉप मत करना। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब पे 3 ईयर कंप्लीट होने का एक सेलिब्रेशन बैच है। ये सेलिब्रेशन बैच एक जुडिशरी के फाउंडेशन बैच की तरह चलेगा, जिसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये जो कंप्लीट बैच है हर एक स्टेट की जुडिशरी को फोकस करते हुए जो अभी कॉमन सब्जेक्ट निकलते हैं मेजर प्लस माइनर, 7 मेजर एक्ट 7 माइनर एक्ट इसमें करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, हैंडमेड नोट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, और तो और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। अब इस टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी। अब इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस इसमें इंक्लूड रहेगी, लेकिन ये पूरा बैच लिमिटेड सेशन, लिमिटेड सीट्स के लिए, ओनली 30 सीट्स है जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्क्रीन पे आपको 2 कॉन्टेक्ट मिल रहे होंगे, इस कॉन्टेक्ट से आप हमसे बात कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, फीस सबमिट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें करवाएंगे, 3 नए लॉज है इसमें, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपी। इसमें 7 माइनर सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, हैंडमेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और तो अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर हो तो मेंबर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। मेंबर्स को ओनली 8000 में ये कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू का बैच मिल जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर हो तो 10000 में ये कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा। 3 साल कंप्लीट होने की एक सेलिब्रेशन बैच जो कि बहुत बड़ा है, लाइव क्लासेस रहने वाली है। डायरेक्ट आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट आपके रहेंगे वो आपको क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। 14 फेब से ये हमारा बैच स्टार्ट होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फटाफट इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 225 की। 225 कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। देखो आदेशिकाएं जो जारी की गई है उनको मुलतवी करना। देखो मुलतवी का मतलब होता है कि आगे की डेट पर कर देना, आगे की डेट पर फिक्स कर देना, उस टाइम के लिए उसे रोक देना। देखो यहाँ पे मुलतवी या पोस्टपोनमेंट का ये मतलब नहीं है कि परमानेंट रोक देना, कुछ टाइम के लिए रोक देना और उसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए या नेक्स्ट डेट पे फिक्स करना। अब देखो क्या कहा, कोई भी मैजिस्ट्रेट अपराध की परिवाद प्राप्त होने पर जिसका कॉग्निजेंस लेने के लिए वो प्राधिकृत है या सेक्शन 212 में मैटर से हवाले किया गया है, यदि वह उचित समझता है और मामले में एक्यूज्ड जो उसके अधिकारिता से परे किसी स्थान में रह रहा है जिसमें अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीजर के मुद्दे को स्थगित कर सकता है। क्यों स्थगित कर सकता है और क्या कहा, मामले
वो स्थगित इसलिए कर सकता है ताकि वो मामले की खुद भी जांच कर सकता है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन भी दे सकता है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास परिवाद मिलता है तो एक्यूज के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है उसको वो रोक सकता है और खुद उसमें जांच कर सकता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकता है। और उसको लगता है कि यस मुझे इस मैटर को कंटिन्यू रखना है, देन वो कंटिन्यू भी रख सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो मैटर को स्टॉप भी कर सकता है। लेकिन जब जांच के लिए ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, कि अब यहाँ पर उस मैजिस्ट्रेट को अगर जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो तब तक ऑर्डर नहीं देगा अगर उसे लगता है कि ये मैटर जो है सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, या फिर अगर उसे लगता है कि जहां परिवाद किसी कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि शिकायतकर्ता और गवाहों की धारा 223 के तहत शपथ पर जांच नहीं की गई हो, कि जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे इस मैटर को रोकना है तो मैजिस्ट्रेट रोक भी सकता है और खुद भी जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है। लेकिन मैजिस्ट्रेट तब इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहेगा जब उसे पता चलता है कि ये मैटर तो डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, तब मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का नहीं देगा। देन सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि सबसेक्शन 1 के तहत एक जांच में मैजिस्ट्रेट उचित समझे तो शपथ पर गवाहों का एविडेंस भी ले सकता है। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे एविडेंस लेने चाहिए विटनेस के, देन वो विटनेसेस के एविडेंस भी ले सकता है। लेकिन यदि मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जिस अपराध की परिवाद की गई है वह विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो वह परिवादी को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोसीजर बता रखा है कि जब मैजिस्ट्रेट को अपनी आदेशिकाओं को मुलतवी करना है तो वो मुलतवी भी कर सकता है। देन सबसेक्शन 3, यदि सबसेक्शन 1 के तहत कोई जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के पास इस संहिता द्वारा एक पुलिस ऑफिसर की सारी पावर होंगी, लेकिन वो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं रखता। कि जब मैजिस्ट्रेट ने कोई एक काम, कौन सा काम, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, वो किसी पुलिस ऑफिसर को ना देकर किसी अदर पर्सन को दिया है तो उस अदर पर्सन के पास पुलिस ऑफिसर की सभी पावर होंगी, लेकिन वो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का प्राधिकार नहीं रखेगा। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 226, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, कि परिवाद को खारिज कर देना। अब मैजिस्ट्रेट परिवाद को कब खारिज करेगा? जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैटर तो बन ही नहीं रहे, सफिशिएंट रीजन है ही नहीं कि मैटर को आगे कंटिन्यू करे, तो वो परिवाद को खारिज भी कर सकता है। कि यदि शिकायतकर्ता मतलब परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करने के बाद, परिणाम पर विचार करने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है तो वह उस शिकायत को खारिज कर सकता है, परिवाद को खारिज कर देगा और प्रत्येक मामले में वैसा करने के अपने रीजंस को नोट डाउन करेगा। जब भी वो परिवाद को खारिज करेगा जिन रीजंस पर कर रहा है उन रीजंस को वो नोट डाउन करेगा। तो ये टोटल हमारे सेक्शन नंबर 223 से 226 तक का एक चैप्टर 16 है जो कि पूरा चैप्टर हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये क्लास देखी है, आपने सेलिब्रेशन बैच की अनाउंसमेंट सुनी है, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहे थे उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और आप अपने सेलिब्रेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक और कमेंट करके नहीं जाना।